नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने एक बार फिर सनातनी राह पर चलते हुए विधानसभा में आने वाली कुछ बस्ती और ब्रिज के नाम परिवर्तन करने की मांग रखते हुए महापौर को पत्र लिखा है, जिस पर कांग्रेस ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। दरअसल विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला सनातनी विधायक के नाम से भी मशहूर है और हमेशा अपने पोस्ट में भी उनके साथ सनातनी विधायक देखा जा सकता है और इसी के चलते फिर एक बार उन्होंने विधानसभा 3 में आने वाली जबरन कॉलोनी का नाम सरस्वती नगर, फिरोज गांधी नगर, जय मल्हार नगर, मियां भाई की चाल, जय श्री राम नगर, खातीपुरा, रघुनाथमपुरम, हाथीपाला, बजरंग पुल करने की मांग रखी है, जिसको लेकर उनका तर्क है कि जो नाम है उसमें क्या अर्थ है। लोगों के मन में अच्छा भाव आए, अच्छे विचार आए और अच्छे काम हो, यही उद्देश्य है। जबरन कॉलोनी नाम थोड़ा सा ठीक अच्छा नहीं लगता है। हाथीपाला ब्रिज का नाम बजरंग सेतु किया जाए, हाथीपाला भी थोड़ा सा और लगता था, तो हमने उसको अपने हनुमान जी के नाम पे कर दिया। मियां भाई की चाल, मियां भाई की चाल क्या होता है, इसलिए हमने उसका नाम श्री राम नगर कर दिया है। फिरोज गांधी नगर, वहां पे हमारे महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो हमने उसका नाम जय मल्हार नगर कर दिया है। खातीपुरा चौराहा, इंदौर में 2 खातीपुरा हैं, एक सुकलिया क्षेत्र में खातीपुरा आता है, एक हमारी विधानसभा में खातीपुरा आता है 3 नंबर में। तो हमने उस खातीपुरा नाम को बदलने का प्रस्ताव बनाया है। उस खातीपुरा की जगह हम रघुनाथपुरम चौराहा और रघुनाथपुरम क्षेत्र उसको बनाना चाहते हैं। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस पूरे मामले में कहा कि नाम बदलने को लेकर सक्षम हैं। यदि हम नाम हमें हमारी गुलामी की याद दिलाते हैं और हमारे स्वाभिमान को जागृत करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र का नाम हम बदलने को लेकर एमआईसी में प्रस्ताव रखेंगे। उनका कहना है कि नाम को लेकर किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ क्षेत्रों के भाव और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है और भाव उस क्षेत्र को लेकर उत्पन्न नहीं होता है। उस क्षेत्र के लोग यदि चाहते हैं तो नाम बिल्कुल बदले जाएंगे। एमआईसी इसके लिए सक्षम है और मेरा भी ऐसा मानना है कि यदि कुछ स्थानों के नाम गुलामी की याद दिलाते हों, हमारे स्वाभिमान को जागरण करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो हम उन पर विचार करेंगे और एमआईसी में इस पर निर्णय लेंगे। तो वहीं पूरे मामले में कांग्रेस के राकेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। उनका सॉफ्टवेयर पर कहना है कि अगर विधायक अपनी शपथ याद करते हुए क्षेत्र के विकास पर ध्यान देते हैं तो यह बेहतर होता, क्योंकि क्षेत्र उसके कार्यों के लिए जाना जाता है और विधायक का क्षेत्र विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है, न कि नाम बदलकर सुर्खियां बटोरने की आवश्यकता है। विधायक नाम बदलने की राजनीति करके नाम कमाना चाहते हैं। जिन नामों पर गली, मूल्य और सड़कों के नाम है, उनने अनेक ऐसे काम किए जिसके बाद उनका नामांकन उनके नामों पर हुआ है। विधायक अगर अपनी शपथ को कंठस्थ करते तो वो विकास कार्य करते और विकास कार्य का एक मापदंड अपने क्षेत्र में स्थापित करते जिससे उनका नाम होता। लेकिन नाम बदलने से नाम कमाने की नफरत की राजनीति उनको छोड़ना चाहिए। जिस कार्य के लिए जनता ने उनको चुना है क्षेत्र की, वो कार्य उनको करना चाहिए। इंदौर में एक बार फिर से एक शख्स ने अपनी मौत के बाद कई लोगों को नया जीवन दान दिया है और इसके लिए शहर भी कुछ समय के लिए मानो थम गया और लोगों ने मानव अंगों के लिए रास्ता दिया। दरअसल इंदौर के व्यापारी सुरेंद्र पौरवाल की शेल्वी अस्पताल में इलाज के दौरान ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने सुरेंद्र पौरवाल की मंशा के अनुसार अंगदान की इच्छा जताई। इसके बाद अंगदान की सभी प्रक्रिया पूरी की गई। डॉक्टर्स ने मृतक के दोनों हाथ, किडनियां, लीवर, स्किन और आंखें निकाली और इसे जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए इंदौर में 60वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लीवर को मुंबई भेजा गया, जबकि किडनी, आंखें और हाथ इंदौर में इलाज करवा रहे मरीजों को ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इंदौर शहर ने स्वच्छता के साथ ही अंगदान में भी नंबर 1 मुकाम हासिल कर लिया है। लगातार बढ़ती जागरूकता की वजह से अब तक कई जरूरतमंदों की मदद हुई है और उन्हें नया जीवन दान मिला है। बहुत अच्छा निर्णय लिया ये चीज़ के लिए। आज वो ऑर्गन डोनेशन से काफ़ी लोगों को सहायता पहुंचती है, चाहे वो किसी भी तरीके से। बहुत लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं जिसके कारण ऑर्गन डोनेशन से उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा है जी। क्या कौन से ऑर्गन्स जो है आपने डोनेट करने का निर्णय लिया? हमने ये ब्रेन डेड होने के बाद आप पूरी बॉडी में से जो भी बेस्ट पॉसिबल हमने
सर को बोला था, उसमें से दोनों किडनी अभी हुई है, लिवर हुआ है, दोनों हाथ हुए हैं और स्किन और आइज़ के लिए। इस उपचार के दौरान जो है कुछ दिनों की पश्चात इनको वापस से एक न्यूरोलॉजिकल इशू हुआ। न्यूरोलॉजिकल इशू मतलब हम लोग उसको स्ट्रोक बोलते हैं, तो ब्रेन में बहुत बड़ा इन्फार्क्ट बोलते हैं, वो हो गया था। उसकी वजह से इनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। आवश्यक टेस्ट जो करने होते हैं, उस टेस्ट को करने के बाद में टीम द्वारा ये निर्धारित किया गया कि ये ब्रेन डेड हैं। हमें ये बताते हुए दुख भी है, हर्ष भी है कि फैमिली इतनी मतलब सपोर्टिव थी, कोऑपरेटिव थी कि इन्होंने सामने से आकर हमें बोला कि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि अंगदान किया जाए और जो भी ऑर्गन संभव हो सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, किसी के लिए भलाई में लगते हैं, उनका जो है ऑर्गन लिया जा सकता है। मनोरमागंज इंदौर निवासी श्री सुरेंद्र जी पोरवाल टाइल्स के व्यवसायी हैं। 68 वर्ष उनकी उम्र है। अपेंडिक्स की ऑपरेशन के लिए शेल्बी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। दुर्भाग्यजनक रहा, ट्रीटमेंट के दौरान कहीं न्यूरोलॉजिकल इशू हुए। परिवार को जब डॉक्टर ने ये जानकारी दी कि ब्रेन डेथ के सिम्टम्स दिख रहे हैं, परिवार सेल्फ मोटिवेटेड रहा। परिवार की ही बहू के चाची जी के ऑर्गन डोनेशन हुए थे। आपके ध्यान हो कि पिछले साल श्रीमती विनीता खजांची का हाथ दान भी हुआ था, तो उस दृष्टांत से परिवार स्वप्रेरित था। मुस्कान ग्रुप के सेवादारों से संपर्क किया। भगवान की कृपा से ब्रेन डेथ का जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है बाय द लॉ हमने पूरा किया। दरअसल पूरा मामला यह है कि भोपाल में 1984 में यूनियन कार्बाइड भोपाल फैक्ट्री में हुए गैस कांड में कई लोगों की जान गई थी। हादसे के बाद बचे हुए अवशेष को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई थी, जिसे इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में कचरा जलाया जा सकने के लिए हुआ तब बेहतर बताया गया था। इस अवशिष्ट को जलाने के लाइव जाने की बात सामने आ रही है। इस मामले में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एल्यूमिनियम ग्रुप के सदस्यों द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में डॉक्टर संजय लोधी का कहना है कि इस विषैले कचरे के आसपास का जलवायु प्रदूषण होगा, साथ ही गंभीर बीमारियां भी पनपने की संभावना बनी रहेगी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में क्या चीज प्रस्तुत की गई है, जिस पर सुनवाई होने वाली है, जो कि माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वह स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी कई बार पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर स्थानीय लोग आवाज बुलंद करते रहे हैं। मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से पहले ये गुजरात में कहीं जलने वाला था, वहाँ विरोध के बाद वो कैंसिल हुआ। जर्मनी में कहीं इसको जलाने और भेजने की बात आई थी, वो भी विरोध के बाद कैंसिल हुआ। तो पीथमपुर में ये जो जलाने का विषय आ रहा है, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीथमपुर के लोगों का और वहाँ के पर पर्यावरण के प्रभाव को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार का जो एफिडेविट भी है, उस आधार पर इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और सब लोगों को इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए कि पीथमपुर में वो कचरा न जले। और पहले ये भी विषय आया था कि 21 अलग अलग स्थानों पे भी इसके लिए कुछ स्थान चयन किए गए थे, पर सबको मिलकर शांति से इस बात पर बहुत गहराई से पुनर्विचार करना चाहिए। और भाई तो जो कचरा है वो हानिकारक तो है, कार्सिनोजेनिक है, उससे स्वास्थ्य को खतरा है ही सही, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, सभी को खतरा है। तो यही था कि उस कचरे को इंदौर में नहीं लाना जाए। जो कचरा स्वास्थ्य के लिए वहाँ हानिकारक है वो इंदौर में भी हानिकारक है, तो उसको बंकर बना के और उसको गाड़ दिया जाए ज़मीन में कैसे भी करके। ऐसे नहीं कहीं भी खुली जगह पर गाड़ दिया, हम शहर का कचरा करते वैसा। उसको बाकायदा बंकर जिसकी दीवारें 8-8 फीट की मोटी सीमेंट की, लोहे की ऐसी रहती है, ताकि उसमें से जो भी निकले वो बाहर नहीं आए। ये हमारी मांग थी उसमें। और सर्वे रिपोर्ट का सरकार ने आज तक बताया नहीं है। उसके लिए उन्होंने बोला था हमने सर्वे कराया है, वो कचरा हानिकारक नहीं है। तो रिपोर्ट जब तक पता नहीं चलेगी, हमको कैसे पता कि हानिकारक है कि नहीं है। मंगलवार तड़के सुबह महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने स्कीम नंबर 140 का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता का जायजा लिया। इस अवसर पर महापौर ने अपनी जिम्मेदारी से काम करने वाले कर्मचारियों की पीठ थपथपाकर
उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही काम में लापरवाही और अनदेखी करने वाले अधिकारियों एवं कुछ कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की। महापौर द्वारा औचक निरीक्षण के अवसर पर स्थानीय पार्षद राजीव जैन भी उपस्थित रहे। महापौर ने औचक निरीक्षण के दौरान स्थानीय रहवासियों से चर्चा भी की। स्थानीय रहवासियों ने क्षेत्र में अधिकांश समस्याओं को लेकर महापौर को अवगत कराया, जिस पर महापौर द्वारा जोनल अधिकारी को निर्देश देकर रहवासियों के कार्यों को गंभीरता से पूर्ण करने के लिए कहा गया। नए साल में जश्न में शराब परोसने वाले आयोजकों को आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस FL5 जारी किया जा रहा है। यह लाइसेंस 5 और 10,000 रुपए में एक दिन के लिए जारी हो रहे हैं। शहर में होने वाली बड़ी पार्टियों डीजे नाइट के लिए भी 5 से 10,000 रुपए में शराब पिलाने की अनुमतियां दी जा रही है। विभाग कम शुल्क लेकर खुलेआम शराब परोसने के लाइसेंस जारी कर रहा है। जिले में लाइसेंस के लिए 15 आवेदन विभाग के पास पहुंच चुके हैं। वहीं विगत वर्ष 30 के करीब अनुमतियां जारी की गई थी। नए साल के स्वागत के लिए शहर में कई बड़े आयोजन होना है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़े आयोजन जहां पर अधिक लोग शामिल होने की संभावना है, वहां पर लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस का अनापत्ति प्रमाण पत्र आयोजकों से मांगा जाता है। वहीं फार्म हाउस और होटल में छोटे आयोजन के लिए भी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम के MIC सदस्य और भाजपा नेता मनीष शर्मा उर्फ मामा का एक अनोखा अंदाज और जनता को जागरूक करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अपने साथी के साथ नगर निगम के MIC सदस्य मनीष शर्मा उर्फ मामा ने भिखारी का रोल कर लोगों को जागरूक करने का एक किरदार निभाया। उन लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के तहत भिक्षावृत्ति करने वालों को स्किल डेवलपमेंट के साथ ही बेहतर रोजगार, खान पान और तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है और इसी के आधार पर भिक्षावृत्ति को भी रोका जा रहा है। भाजपा नेता मनीष शर्मा का कहना है कि शॉर्ट फिल्म को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि 1 जनवरी से भिक्षा देना और लेना दोनों ही अपराध है। कई बार देखा जाता है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में नशाखोरी और कई तरह के अपराध होते हैं। तो वहीं पिछले दिनों संगठित तौर पर भी भिक्षा मांगने वाले गिरोह सामने आए थे, जो कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से जुड़े हुए थे और इसके कारण शहर की साख भी काफी खराब हो रही है और लोगों की जागरूकता को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। तो एक जो भिक्षा मांगने वाले जो गिरोह अभी आपने देखा होगा पूरे शहर में जो बाहर के लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था करी है, तो अगर ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको लोन भी देते हैं। अगर ये किसी प्रकार का अपना काम खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए इनकी सब व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा भी है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना, क्या ना तो भिक्षा दे और न भिक्षा किसी को देने दे, क्योंकि ये व्यक्ति काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का विजन है, उसको लेके उन्होंने जो भिक्षुक जितने लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने एक योजना निकाली। उस योजना से जुड़ेंगे और ये लोग काम कर सकते हैं। इंदौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आवास योजना के नाम पर एक व्यक्ति ने ठगी का शिकार किया। प्रार्थी राजेश कुमार राजपूत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके रितेश वाजपेयी और उसकी पत्नी आशु वाजपेयी के माध्यम से शैलेंद्र दीक्षित नाम के व्यक्ति ने धोखा दिया। बता दें, राजेश कुमार राजपूत के मुताबिक शैलेंद्र दीक्षित ने उसे आवास योजना के तहत एक फ्लैट दिखाया और इसके बदले कुल 2,03,000 रुपए की रकम मांगी। इसमें से 30,000 रुपए नगद 8 मई 2024 को शैलेंद्र दीक्षित ने लिए थे और बाकी राशि 1,73,000 रुपए विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन फोन पे के जरिए एक अन्य खाता जय शर्मा के खाते में जमा करवाई गई। राजेश ने बताया कि शैलेंद्र दीक्षित ने अगले दिन रसीद देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद से दीक्षित का कोई पता नहीं चला। काफी प्रयासों के बावजूद जब राजेश ने दीक्षित से राशि की वापसी की बात की तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पैसे वापस नहीं करेगा। राजेश कुमार राजपूत ने अपने मोबाइल में किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी पुलिस को सौंपा है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक आया है कि इसमें एक व्यक्ति ने अपने को नगर निगम का कर्मचारी बताया है और कुछ पैसे लिए हैं। कमिश्नर नगर निगम को शिकायत जांच के लिए भेजी गई है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो FIR करें। सर, मेरी समस्या ये है कि नगर निगम के व्यक्ति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। उसने आवास योजना का फ्लैट दिखाकर मेरे से 2,03,000 रुपए हड़प लिए, जो कि ना वो फ्लैट दिला रहा, ना पैसे वापस दे रहा और धमकी दे रहा।
कि तेरे को जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कौन है ये? सेलिम दीक्षित छावनी में रहता है। क्या करते हैं ये नगर निगम में जॉब करता है। किस पोस्ट पे? ये बता रहा था मेरे को कि मैं दरोगा हूँ। कितने समय पहले ये फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये मई 2024 में उसने पैसे लिए 2,03,000 रुपए। इंदौर में पिछले दिनों पॉप सिंगर दिलजीत सिंह के कार्यक्रम को लेकर एंटरटेनमेंट कर वसूलने की कवायद राजस्व निरंजन वर्मा के द्वारा शुरू की गई थी, जिसको लेकर महापौर का कहना है कि शहर में एंटरटेनमेंट कर पर निगम का अधिकार है, लेकिन नववर्ष पर होने वाले आयोजनों पर हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कर वसूला जाए। दरअसल इंदौर में नववर्ष को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से जब सवाल किया गया कि पिछले दिनों पॉप सिंगर दिलजीत के कर वसूलने की कवायद राजस्व प्रभारी द्वारा शुरू की गई, तो क्या आज नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रम में भी इसी तरह से कोई कर लिया जाएगा? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि टिकट बेचकर जनता से पैसे वसूल कर एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम करने पर निगम कर वसूलता है, न कि अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रम या फिर आम जनता द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है उसमें किसी तरह का कोई कर नहीं वसूला जाता है। सभी लोग नियम के अनुसार वैधानिक रूप से अंग्रेजी नववर्ष मनाएं और सभी को शुभकामनाएं भी दी। जो ऑफिशियल इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, जहां टिकट बेचकर इंटरटेनमेंट के शो आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसे सभी इंटरटेनमेंट के शो, यदि कोई उसमें म्यूजिक का और इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम है तो नियम अनुसार नगर निगम कार्रवाई करेगी और उनको इंटरटेनमेंट टैक्स के लिए कहेगी। लेकिन हमारा कहीं भी कोई भी ये उद्देश्य नहीं है कि नववर्ष के जो आयोजन होते हैं वो अच्छे से हों, नियम से हों और लोग भी हुड़दंग ना करें, आराम से आनंद से नए साल का, अंग्रेजी नया साल का स्वागत करें। नववर्ष पर एक दूसरे को शुभकामना संदेश, फोटो, वीडियो भेजे जाएंगे। आपके पास भी ऐसे ढेरों मैसेज आएंगे, लेकिन अज्ञात नंबरों से आने वाले शुभकामना संदेश को लेकर सावधान रहें, नहीं तो इसका फायदा साइबर फ्रॉड उठा सकते हैं। इंदौर में व्हाट्सएप हैक होने की कई शिकायतें क्राइम ब्रांच के पास पहुंच रही है। बता दें, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि अज्ञात नंबरों से कोई आपको नया साल विश करता है, कोई लिंक या APK फाइल भेजता है तो सावधान रहने की जरूरत है। इस पर क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। आपके पास देखिए आपके स्कूल के दोस्त ने क्या भेजा है, आपके पुराने मित्र ने क्या भेजा है, मैंने आपको नए साल की शुभकामनाएं भेजी है, आपको पार्सल भेजा है, जैसे मैसेज आ सकते हैं। इनसे सतर्क रहें। नए साल में कई कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए नई स्कीम लाती है, जिसका फायदा साइबर फ्रॉड करने वाले उठाते हैं। वे भी लुभावना विज्ञापन तैयार कर सोशल मीडिया पर डालते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर किसी भी विज्ञापन को देखकर उस पर क्लिक न करें। ऐसा करने पर आप फिशिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नए साल में जश्न के साथ ही हमें सावधानियां रखने की जरूरत है। मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से आए अज्ञात मैसेज, लिंक या APK फाइल को क्लिक न करें।